हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी आर और मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आपने आई होप फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो काफी अच्छे से देख ली है और बेसिक मैथ्स का ये सफर अपना लेक्चर नंबर 3 पे ले आया हमें। ध्यान रखना, आपने दोनों वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार देख लेना, काफी अच्छा खासा कंटेंट है इसमें, ठीक है। और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। और आई होप आप इस वीडियोज को देखने के बाद में जो मैंने ड्राइव का लिंक दे रखा है वहां से आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, ओके। तो आपको डीबीपी भी साथ साथ में सॉल्व करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ओके। चलो तो चलिए, ये हमने सारी चीजें देख ली ऑलरेडी, ओके। ये हमने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में कर लिया था और ये हमने स्मॉल एंगल के कॉन्सेप्ट्स वगैरह को साइन रूल ये सब कुछ हम देख चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लाइक 10th क्लास में पढ़े हो, है ना, कि कोऑर्डिनेट में एक्स वाई एक्सिस जो भी ग्राफ में होते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्स माइनस एक्स, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो उनमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सीखा होगा, सीखा ना। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ज्योमेट्री दे रखा है, तो आपको पता है ओरिजिन, अरे पता है ना, हाँ सर पता है, इसी को हम ओरिजिन बोलते थे, 0 0 जहाँ पे होता था आपका, ठीक है। ये सर यहाँ पे ओरिजिन होता था और कोई एक्स वाई प्लेन में एक्स कोमा वाई दे रखा होता था, बिल्कुल, है ना। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिखते थे, मान लो यहाँ से इस पॉइंट की मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, तो आप ये डिस्टेंस कैसे लिख पाते थे सर? ये डिस्टेंस हम लिख पाते थे कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू, हम लिख पाते थे कि फर्स्ट के कोऑर्डिनेट x माइनस 0 का होल स्क्वायर और सेकंड कोऑर्डिनेट y के, तो y माइनस 0 का स्क्वायर। या फिर कोई रैंडम पॉइंट देता था हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लाइक इसी तरीके से कि मान लो ये है और ये है, ये y है ये x है, और सर इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और इसके दे रखे हैं x2 y2, है ना। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्म, ये जो डी वन निकालना था हमें, वो किस तरीके से लिख पाते थे तुम? सर इसको हम लिख पाते थे कि d1 इक्वल्स टू रूट ऑफ, अब तुम यहाँ पे फॉर्मूला याद रखते थे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अरे कोई जरूरत नहीं है, ये बात याद रखो, जो कोऑर्डिनेट पहले रख रहे हो ना वो कोऑर्डिनेट दूसरे का साइन चेंज करके रखना है और स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि आपको कोई डिस्टेंस निकालनी है, मान लो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ x1 y1 की, मान लो माइनस का 2 है और 3 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे माइनस का 5 है, ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिए, तो आपको x1 x2 y1 y2 ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सीधा किसी को भी मान लो, किसी को भी x1 y1 मान लो या किसी को भी x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे, लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला लगाते टाइम, जैसे मान लो x को पहले लिख रहे हो फिर y को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जब आप x को लिख रहे हो ना तो x2 को लिखोगे तो उसका साइन चेंज करके लिखना है, और सेकंड टाइम y1 को लिख रहे हो ना तो y2 को लिखे हो तो साइन चेंज करके लिखना है। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे आपको ये दे दिया, दो कोऑर्डिनेट दे दिया आपके पास, हाँ सर बिल्कुल, ये जो रेड में लिखे हुए वो कोऑर्डिनेट दे दिया। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो आप क्या करोगे सर? हम यहाँ पे पहले मान लो इसके एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो यहाँ पे मान लो माइनस का 2 लिखा आपने, तो दूसरा कितना है 4 है, 4 है ना, तो उसका साइन चेंज करके रखना है, ये बोल रहा हूं मैं। मतलब वो प्लस का 4 है ना, तो यहाँ पे लिखो माइनस का 4 प्लस, सर फिर y का लिखो, तो y का इसको हमने पहले लिखा है, ध्यान रखना, जब x लिख रहे थे ना तो -2 को पहले लिखा था, तो y का लिखो तब भी ध्यान रखना y1 को पहले लिखना। y1 अब कौन है यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब 3 को पहले लिखोगे, ओके। और फिर दूसरा यहाँ पे कौन है -5, नो -5 का साइन चेंज करके लिख दो, प्लस का स्क्वायर, सिंपल आंसर और कुछ नहीं है। तो जो भी आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर 36 और 3 + 5 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट ऑफ 100 का मतलब 10 आंसर आ जाएगा आपका, समझे? अरे ये सिंपल चीज रखना है आपको इस तरीके से,
समझे क्या क्या बोला मैंने? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, सिंपल आंसर आ जाना है आपका। तो कोई डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं रखनी है, आपको लिखना आना चाहिए कि रूट के अंदर x1 y1 x2 y2 कैसे लिखने हैं। जिसको पहले लिख रहे हो, दूसरा लिख रहे हो, उसका साइन चेंज करके लिख दो, चाहे वो माइनस का है तो प्लस कर दो, प्लस का है तो माइनस कर दो। समझे? हाँ या ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम और क्या क्या है। अच्छा, ये तो आपकी बात हुई, चलो इसी में एक चीज और देखो, ये तो आपकी बात हुई 2D की। भाई 2D के अंदर ऐसे हो, अरे 3D में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3D सर 3D कैसे? 3D में मतलब x, y, z, मतलब z एक्सिस भी आ जाए। मान लो अभी तक तुम क्या कर रहे थे, ये y था, ये x था तुम्हारा, ऐसे ही था ना, ये x और ये y। तो ये x और ये y में तुम क्या करते थे, सर x y में कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे देते हैं, उन दोनों कोऑर्डिनेट की जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते थे हम। मान लो यहाँ पे 3D में आ गया ये, ठीक है, इस तरीके से 3D में आ गया आपके पास। तो यहां से x भी कवर हो रहा है, y भी कवर हो रहा है और z भी कवर हो रहा है, ये आपकी तरफ z, मतलब 3D में x y z तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, पता है ना? हर ऑब्जेक्ट आपका 3D ऑब्जेक्ट होता है, पता है ना? जैसे प्लेन, तो ये तो प्लेन है ही आपके, आपको प्लेन वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान रखना। ओके, जैसे प्लेन के बारे में बात करूं मैं, तो सर प्लेन क्या होगा, तो देखो ये होते हैं हमारे इस तरीके से, ये हमारा x है, ये हमारा y है, और ये 3D में ऐसे होगा, ये z प्लेन होगा आपका, ध्यान रखना। ये z होगा तो ये माइनस z होगा, ये y है तो ये माइनस y है, और ये x है तो माइनस ये x है। इस तरीके से होता है, ध्यान रखना। अब इसका मैं प्लेन बनाऊं, ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाना, आप इस तरीके से ऐसे, तो ये 3D में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन हुआ आपका, सर ये वाई जेड प्लेन हो गया, वह जेड एक्स, क्योंकि एक्स को कवर कर रहा है और जेड को कवर कर रहा है ना। मैं बोलूँ कि ये बताओ ये कौन सा प्लेन हुआ आपका, सर ये वाई को और किसको कवर कर रहा है, देखो अलग कलर से, ये किसको कवर कर रहा है, सर ये वाई और जेड को कवर कर रहा है, मतलब जेड में जा रहा है और वाई में जा रहा है, हाँ ये है ना। और मैं इधर एक प्लेन और बनाऊं आपको, मान लो ये जो मैंने ऐसे बनाया है, ये सर ये मेरा किसको कवर कर रहा है, सर ये मेरा x और y को। तो यहां पे तीन प्लेन दिख रहे हैं आपको, है ना। ये कौन सा प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन हुआ, ये कौन सा प्लेन हुआ, सर वाई जेड प्लेन। और ये कौन सा प्लेन हुआ, ये इधर वाला, सर ये जेड एक्स प्लेन हुआ। जेड एक्स प्लेन को ऐसे आगे भी बना सकते हो, ऐसे, वो ऐसे प्लेन होगा आपका, वाई में भी जा रहा है जेड में भी जा रहा है, मतलब ये 3D में प्लेन है, ध्यान रखना। तो ऐसे प्लेन्स होते हैं। अब इन प्लेन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स वाई जेड में दे सकता है, ठीक है। तो यदि कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में भी दे दे, मान लो ऐसे दे दे आपको, मान लो यहाँ पे है ना जेड एक्सिस भी दे देता आपको, और यहाँ पे इसकी जगह हमें यहाँ पे ले लेते हैं हम x1 y1 और z1, और यहाँ पे x2 y2 और z2 ऐसे ले लेते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। कैसे, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालोगे, सर जैसे 2D का निकालते आ रहे थे वैसे ही, यहाँ पे लिख दो। मान लो यहाँ पे x1 लिख रहा हूं मैं पहले, ठीक है, तो x1 x2 का साइन चेंज करके लिख दो, y1 y2 का साइन चेंज करके लिख दो। अब यहाँ पे z भी आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं है, बस z का भी आ जाएगा, मतलब z1 z2 का साइन चेंज करके लिख दो और इसका होल स्क्वायर कर दो। ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 3D में। तो डिस्टेंस 2D में भी निकाल सकते हो, 3D में भी निकाल सकते हो। 2D में क्या था, 2D में ये जीरो हो रहा था, और क्या है, अरे 2D में ये जीरो हो रहा था, बाकी तो सेम फॉर्मूला ही था, समझे। चलो ये चीज आपको आ गई, आगे देखते हैं। अब यहां पे आता है स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन। सर स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है बेटा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है आपकी, उससे जो लाइन है वो आपकी कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है लाइन। अब लाइन हो, कोई सा भी कर्व हो, कुछ भी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से
कितना स्लोप है उसका, कितना एंगल बना रही है, किस डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ओके, तो कितना स्लोप बन रहा है वहां पे, तो आप वो पता करना है तो ठीक है। तो अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख रहे थे कि इस पॉइंट के सर एक्सिस पॉइंट हमारे x1 y1 है और इसके x2 y2 है। तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल जो बना रहा है वो स्लोप होगा, तो मतलब ये एंगल स्लोप होगा आपका, समझे। अब ये tan थीटा, मतलब ये थीटा निकालना है आपको, ये थीटा है एंगल आपका, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा जूम करके देखता हूं, देखो इधर, तो यहाँ पे ये मानो ये थीटा निकालना है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको? हाँ सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख रहा है, तो मैं इसकी वैल्यूज में पता कर लूं तो मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ मेरे को, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? सर यहां से यहां तक की कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो यहां की लेंथ सर x2 होगी, है ना, बिल्कुल। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? सर ये x एक्सिस में है, तो ये होगी आपकी x1। अरे कोऑर्डिनेट दे रखा है ना इसका, x1 y1 और इसका x2 y2। इस x2 का मतलब क्या है? इस x2 का मतलब है कि ओरिजिन से आप x2 डिस्टेंस में हैं, और y2 का मतलब क्या है? और ओरिजिन लाइन से आप, जो एक्सिस लाइन है उससे y2 डिस्टेंस पे है ना। और ऐसे ही तो यहां की लेंथ पता कर लिए हम, हाँ भाई ये आपकी x1 आ गई, ये आपकी x2 आ गई, तो बची हुई जो लेंथ है वो कितनी है? सर ये जो बची हुई लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम, कितनी? x2 में से x1 माइनस कर दो, तो क्या यही लेंथ आएगी आपकी, x2 माइनस x1। हाँ, ये जो बची हुई लेंथ है x2 माइनस x1 वो आपकी लेंथ आ गई, ठीक है। ऐसे ही क्या y2 में कर सकते हैं? बिल्कुल y में कर सकते हैं। मान लो ये लेंथ आपकी क्या है सर, y2 है, और ये वाली लेंथ कितनी है सर, ये y1 है, तो आपकी बची हुई लेंथ कितनी आई? तो ये बची हुई लेंथ आ गई आपकी सर, ये वाली लेंथ आ गई y2 माइनस y1। जैसे x2 माइनस x1 निकाला वैसे ही ये बची हुई लेंथ आ गई आपकी, है ना। हाँ सर बिल्कुल आ गई है। तो आपको यही लेंथ निकालनी थी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल देखना है ना हमें, तो ये लेंथ ही देखनी थी आपको। ओके, अब इसका एंगल निकाल सकते हो आप, आपको डिस्टेंस पता चल गई ना इस ट्राइंगल की। हाँ बिल्कुल पता चल गई, तो अब इसकी आप लेंथ वगैरह निकाल पाओगे। देखो कैसे, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, जहां पे ये थीटा दिख रहा है आपको एंगल, तो इस tan थीटा, इस थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? ये देखो आपको ये P का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये B का काम कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो और कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे आप ये देख पाओगे कि ये जो वैल्यू थी आपकी वो आई थी x2 माइनस x1, और ये आई थी आपकी y2 माइनस y1, ये वाली लेंथ। तो आप यहाँ पे थीटा लिख पाओगे कि tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्यों लिखा? क्योंकि tan थीटा हमें पता है p अपॉन b होता है। तो p किसको दिखा रहा है यहाँ पे? p दिखा रहा है y2 माइनस y1, दोनों कोऑर्डिनेट के माइनस बीच की डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर, ये इसकी लेंथ है। और बेस किसको दिखा रहा है? x2 माइनस x1 को। हाँ सर ये, तो ये जो tan थीटा है ना यहाँ पे, इसको ही बोलते हैं स्लोप, ध्यान रखना। सिंपल, यदि कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 कर लो, x2 माइनस x1 कर लो, जो आया वो tan थीटा दिखाएगा, tan थीटा को आप स्लोप बोलेंगे। यहाँ पे इसी को स्लोप बोलते हैं, ध्यान रखना। स्लोप का मतलब सिंपल x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अब उस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है, तो इसको m से भी डिनोट करते हैं, tan थीटा से भी लिख सकते हो यदि एंगल दिया है तो। अदरवाइज y2 माइनस y1 को क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा। डेल्टा किसके लिए यूज करते हैं हम? चेंज के लिए। तो चेंज इन y डायरेक्शन और चेंज इन x डायरेक्शन का रेशियो, वो आप क्या होगा? स्लोप होगा। मतलब यदि आपके पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 x2 अपॉन x1 कर लो, या आपके पास एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लो।
वही आपका स्लोप है। ओके, चलो अभी ये एम के बारे में बताता हूं स्ट्रेट लाइन में कि एम क्या होता है। ओके, बट ये स्लोप के बारे में आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। ओके, हाँ सर कोऑर्डिनेट दे दिए तो आप कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन देते हैं इस पे, है ना। चलो एक क्वेश्चन देते हैं भाई। मान लो यहां पे आपके पास जो रेशियो है, ठीक है, वो यहां पे मान लो 3,4 है और कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको वो, और ये दे रखा है 1,2 दे रखा है और ऐसे है। अब इस पे ना ये y इधर है, x इधर है, तो आप बताओ अब मेरे को कि इसका स्लोप क्या होगा। आ गया, आया क्या? ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको। तो आपने ये तो चीज देख ही रखी है भाई कैसे करना है ना। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से करना है भाई। सर ये जो इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे उसमें सिर्फ हम ये करेंगे कि पहले का कोऑर्डिनेट रखेंगे, मान लो 1 को रख दिया, तो दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करके रखेंगे, तो 3 का क्या साइन चेंज करेंगे और लिख देंगे। फिर प्लस सर 2 को रखेंगे और दूसरे वाले का साइन चेंज करके रख देंगे। इससे डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा आपका। मैंने 1 को रखा, 3 का साइन पॉजिटिव था उसका साइन चेंज करके रख दिया, फिर 2 को रखा और फिर 4 का साइन चेंज करके रख दिया हमने। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, माइनस का 2 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर है, अरे नेगेटिव का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना आ जाएगा 4 + 4, तो ये आ जाएगा 2√2 आ जाएगा ना, 2 कॉमन ले लो या तो 2√2 आंसर आ जाएगा आपका। समझे? अभी यहाँ पे है ना एक्स वाई जेड भी होता है तो भी जेड का भी कर लेते हैं आप। समझ गए? ओके, कर सकते हो ना ऐसे। चलो आगे देखते हैं। तो ये था स्लोप जो हमें अच्छा डिस्टेंस निकल गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप भी निकालना है, तो स्लोप क्या करोगे बताओ। अरे ये डिस्टेंस तो सीख ही चुके थे हम, तो स्लोप सर स्लोप के लिए सर हम ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, और ये थीटा निकालेंगे। अभी हमने डायरेक्ट भी देखा था सर, ऐसे ट्राइंगल भी ना बनाओ, तो हमें पता है स्लोप m से डिनोट करते हैं, इक्वल टू tan थीटा होता है, इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। तो डेल्टा y क्या होता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो लिख दो भाई यहाँ पे y2 क्या है 4 और ये 2, तो 4 - 2 अपॉन यहाँ पे 3, सर 3 - 2 इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई बताओ, 2y2 इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा कितना आया 45। tan थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो इसका मतलब इसका एंगल कितना आ गया सर 45। ओके, तो ये एंगल आ गया 45, मतलब इसका स्लोप कितना है, इसके स्लोप की वैल्यू कितनी है, थीटा तो 45 है, ध्यान रखना एंगल तो 45 है, तो इसका स्लोप कितना है सर m इक्वल टू tan थीटा। तो tan 45 है इसका स्लोप, मतलब m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है सर, m की वैल्यू 1 है, मतलब ये है स्लोप। तो अरे वो तो एंगल था, एंगल अलग है स्लोप अलग है, स्लोप m tan थीटा मतलब ये दिखाएगा एंगल, तो m। ठीक है, तो ये स्लोप की वैल्यू आपकी आ गई m 1 आ गई। ओके, कर सकते हो। चलो भाई डिस्टेंस निकालना सीख गए, स्लोप निकालना सीख गए, कोऑर्डिनेट दे दे तो, अदरवाइज एंगल भी दे दे, मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देता, मान लो कोऑर्डिनेट नहीं देता वो आपसे और आपको ऐसे दे देता कि सर यहां पे है ना एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो अरे तो भी निकाल पाते आप m इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब √3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई √3। तो यदि एंगल आपको गिवन है, एंगल आपको गिवन है तो भी आप m वैल्यू निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। और यदि आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो ये कोऑर्डिनेट से निकलेगा और ये एंगल से निकलेगा। स्लोप दो तरीके से निकल सकते हैं, या तो एंगल दे दे या कोऑर्डिनेट दे दे। कोऑर्डिनेट दे दे तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करना, और यदि एंगल दे दे
तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, 1060 10 120 जो भी वैल्यू है, स्लोप आ जाएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी, एम आपका स्लोप है। ओके चलो अब आ जाइए इधर, चलो भाई अभी देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में और क्या क्या होता है या फिर और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, ये फाइंड द एब्सिसा ऑर्डिनेट। देखो कोऑर्डिनेट अलग है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ये कंबाइंड लिखा हुआ है तो कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा किसको बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस पे होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस में होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अलग है, ऑर्डिनेट अलग है, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ध्यान रखना, और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ओके तो ये एब्सिसा और ये बोल रहा था, तो यहां पे बता दो भाई कि एब्सिसा की वैल्यू कितनी हो गई 2 और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो गई 14, तो ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14। सिंपल बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम y एंड x एक्सिस। अरे तो डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस तो यही तो है, डिस्टेंस मतलब ये कोऑर्डिनेट है आपके ऐसे, ये है आपका 2,14। 2,14 का मतलब क्या होता है पता है ना, कि इसका एब्सिसा तो कितना हो गया, ये है इसका एब्सिसा, ध्यान रखना, तो ये कितना होगा, ये 2 हो गया सर, और ये है आपका ऑर्डिनेट, ये y को दिखाएगा, ये है सर 14 और ये है एब्सिसा है आपका 2। तो ये एक्सिस से फ्रॉम एक्स एक्सिस फ्रॉम y एक्सिस ये डिस्टेंसेस है, तो ये ऐसे शो करना था आपको, समझ गए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया होगा। एब्सिसा ऑर्डिनेट का मतलब ध्यान रखना यहाँ पे। ओके चलो नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पे हैं कि सर दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्लास 10th याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन करके आए होंगे तुम, कि आपके ये कोऑर्डिनेट है सर, यहाँ पे -9, a है, और यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट 3,3 है, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो 13 दे रखी है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, डी की वैल्यू दे रखी है, डी कैसे लिखते हो, देखो डी लिखते हो सर ऐसे लिखते हैं हम, इधर से लिखते हैं हम 3, दूसरे का साइन चेंज करके लिख दो, प्लस का 9 का होल स्क्वायर, दूसरा y को लिखो तो y 3 है, और इसका साइन चेंज करके लिख दो तो माइनस का a है होल स्क्वायर, डी आपको 13 दे रखी है, तो 13 इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस 3 12 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर, बड़ा सिंपल सा, समझे। अब यहां पे आप ध्यान रखना, इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहां पे आएगा 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर, या तो रूट को इधर भेज दो या दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो ताकि रूट हट जाए। अच्छा ये 12 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, अभी करते हैं, देखो ये वेरिएबल है हमारे पास, तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 169, और ये 12 का स्क्वायर 144 को उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल सर, तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब जब स्क्वायर हम इस पे भेजते हैं ना तो क्या हो जाता है हमारा, तो हमारा यहाँ पे ध्यान रखना, स्क्वायर जब उस पे जाता है तो रूट में बदलता है, तो 3 माइनस a का इक्वल टू a का होल स्क्वायर उस पे जाएगा 25 पे, तो 25 ध्यान रखना प्लस माइनस में निकल के आएगा, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम, तो प्लस माइनस 5 3 माइनस a, तो a की दो वैल्यूज आ सकती है, a की दो वैल्यूज इधर भेज दो इसको, है ना, तो 3 प्लस माइनस 5 इक्वल टू a, तो एक बार a की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार तो a की वैल्यू आएगी आपकी 3 माइनस का 5 तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, और एक बार a की वैल्यू आ जाएगी 8, तो यहां पे a की दो वैल्यूज आ रही होगी, ध्यान रखना, समझे, a की दो वैल्यूज आएगी आपके पास, ये ध्यान रखना, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, भाई इसमें क्या था, डी दिया था हमें, डी गिवन था, चलो ऐसे क्वेश्चंस भी कर लेना, बट आना चाहिए आपको छोटी छोटी चीजें। ओके
चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। अब आगे देखो, और भी हमारे पास एलजेब्रा। एलजेब्रा पता है सभी को, जिसमें वेरिएबल हो, कुछ स्क्वायर वगैरह हो, है ना, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर इक्वेशन, ये सब एलजेब्रा में ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं एलजेब्रा में। ठीक है, जिसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। मतलब ये तो देखो x प्लस 2x प्लस 3, ये तो क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। और यदि ऐसे लिखूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस प्लस 1 लिख दिया मैंने, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी सर, इसकी हाईएस्ट पावर 1 थी, इसीलिए इसको लीनियर बोले। सर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। समझ गए? तो ऐसी इक्वेशन जिसका पावर आपकी 2 हो, हाईएस्ट पावर, ठीक है, मतलब वेरिएबल की पावर 2 हो, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बिल्कुल सर, एलजेब्रा में एक तो ये पढ़ते हैं, फिर एक ये पढ़ते हैं, क्यूबिक इक्वेशन भी आती है, फिर तो बढ़ती जाती है। मेनली 2 पढ़ लेते हैं। तो लीनियर तो बड़ी सिंपल है, अभी पढ़ेंगे हम, लीनियर भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसी में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे हम, बट अभी क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, जो इक्वेशन होती है हमारी वो इस तरीके की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। इसके जब सॉल्यूशन होते हैं ना, जो x की वैल्यू होती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकल के आती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ये इसका सॉल्यूशन आता है। इस सॉल्यूशन को भी है ना, एक बार अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है ना, तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, ध्यान रखना। कैसे सर? एक बार तो हम प्लस माइनस ले लेते हैं, तो माइनस का भी माइनस का रूट ऑफ डी अपॉन 2a, और एक बार लेते हैं, ये एक रूट आ जाता है, और दूसरा रूट हम लिख सकते हैं माइनस का बी प्लस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ध्यान से देखो, मैंने एक बार रूट ऑफ डी को प्लस लिया है और एक बार रूट ऑफ डी को माइनस लिया है। ये दोनों प्लस माइनस थे ना हमारे पास यहाँ पे, तो एक बार तो मैंने यहाँ पे माइनस लिया है, ठीक है, और एक बार मैंने यहाँ पे प्लस लिया है, दिख रहा होगा, है ना, इस तरीके से। तो ये 2 रूट है उसके, रूट मतलब उसके सॉल्यूशन है, ऐसे 2 रूट लेते हैं। तो ये 2 रूट इक्वल होंगे भी या नहीं भी होंगे, मतलब रियल रूट्स हैं या नहीं है, या फिर इमेजिनरी रूट्स है, मतलब रियल में नहीं है, इमेजिनरी है ना। तो वो डिपेंड करता है इस डी पे। जो ये डी है ना, इस डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, ध्यान रखना। इस डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये यदि डी 3 सेगमेंट में हो सकता है, मान लो डी आपका पॉजिटिव है, तो x1 x2 दोनों होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे। यदि डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, तो रियल रूट्स होंगे और बराबर भी होंगे, मतलब x1 x2 दोनों बराबर बराबर आएंगे, ठीक है। और यदि डी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया है, तो नो रियल रूट्स, फिर वहां पे इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं, और वो मैथमेटिक में आयोटा वायोटा लेके वो करेंगे, वो अलग बात है, ध्यान रखना। बट ये चीज ध्यान रखना तुम, ठीक है, कि डी की 3 वैल्यूज आती है, और इसी से पता करेंगे हम कि रियल रूट है या नहीं है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब ये जो ए है ना, ये जो ए आता है यहाँ पे, जो हाईएस्ट पावर का जो वेरिएबल है आपके पास एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसके जो मल्टीप्लाई में ना ये बड़ा काम की चीज है, ध्यान रखना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो ए है ना, वो काम की चीज है। वो यदि आपका पॉजिटिव है ना, तो ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, अभी ग्राफ बताऊंगा मैं, बट इसी के आते हैं वो, ध्यान रखना। तो वो पैराबोलिक ग्राफ होता है आपका, मतलब वो इस तरीके का होगा, पैराबोलिक, ठीक है। और यदि पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ खुलता है, और ये यदि
नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलता है, ठीक है। और यदि डिपेंड करता है वो भी कि एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है। अब आपने ये तो देख लिया यहाँ पे कि x1 यहाँ पे इसके दो रियल रूट्स होते हैं, दो रूट होते हैं x1 x2, है ना। मतलब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो x1 x2 दो जगह कट करना चाहिए वो ग्राफ इसका। तो आओ इसके ग्राफ के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन समझते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन दे रखी है आपको, दिख रही है यहाँ पे। एक तो ये जिसमें a की वैल्यू पॉजिटिव है और एक ये जिसमें a की वैल्यू नेगेटिव है। इसमें a नेगेटिव है और इसमें a पॉजिटिव है। a की वैल्यू 1 है लेकिन x और a पता है ना क्या था हमारा, a हमें पता था ax² प्लस bx प्लस c। ये था सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a था आपका, तो a यहां पे पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो सर पॉजिटिव लेके देखते हैं पहले। तो पॉजिटिव में अब आपको वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, इसको सॉल्व करना है। और यदि आपके जो d है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है और a पॉजिटिव भी है, तो क्या करोगे, तो रियल रूट सर अलग अलग डिफरेंट टाइप के दो रूट होंगे x1 x2, तो वो ध्यान रखना। इस x1 x2 मतलब यहां पे मिलेंगे x1 और x2। अच्छा यहां पे मिलेंगे ये जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो, और आपका पैराबोलिक ही ग्राफ होगा, ध्यान रखना। दूसरी चीज समझते हैं यहां पे, यदि d की वैल्यू 0 होती है तो इक्वल रूट्स होते हैं, x1 x2 की वैल्यू बराबर होती है। तो ये ग्राफ कब हो सकता है ऐसा कि x एक्सिस को कट भी करे और इक्वल भी वैल्यू हो। तो ये इस ग्राफ को धीरे 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 ऊपर ले जाओ तो एक ना एक पॉइंट आएगा जहां पे है ना दोनों वैल्यू एक जगह हो जाएगी। तो देखो इस तरीके का ये ग्राफ बन रहा होगा आपका, और इस पॉइंट पर x1 x2 बराबर बराबर है ना। तो ध्यान रखना इस टाइम x1 x2 बराबर हो जाते हैं तो ये इक्वल रूट्स मिलते हैं हमें इस वाले ग्राफ में। और मान लो d की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो वो x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, मतलब उसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स, मतलब ये कहीं पे कट करेगा ही नहीं, कोई x की वैल्यू आएगी नहीं, मतलब ऊपर चला जाएगा आपका पैराबोला, समझे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा ये तीनों केस किए हमने किसके लिए, ये केस किए हमने ए पॉजिटिव के लिए, कि आपका ए क्या था, पॉजिटिव था। याद रखना मैथ्स वाले बच्चे, और भी ध्यान से देखना इस चीज को कि ए पॉजिटिव के लिए ऐसे ग्राफ मिलते हैं क्वाड्रेटिक के। ओके चलो ठीक है सर। ए नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं, सेम सिमिलर कंडीशन है, ध्यान रखना। ये कंडीशन मैंने इसके लिए भी बनाई है, इनके लिए तो देख लिया हमने तीनों के लिए कि सर डी ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, तो इसमें नो रियल रूट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये मान लो ए आपका नेगेटिव हो, ए आपका नेगेटिव हो, मतलब ऐसी इक्वेशन हो -ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ भी, यहां पे a नेगेटिव हो तो आप लिखोगे, तो देखो पहले बात करते हैं इसकी कि रियल रूट्स हो तो आपका पैराबोला है ना पूरा का पूरा उल्टा घूम जाएगा, इस तरीके की पैराबोलिक इक्वेशन आएगी और दो जगह x एक्सिस को कट कर रहा होगा, x1 और x2 पर दो अलग अलग जगह कट कर रहा होगा, मतलब दो x की दो वैल्यू आ रही होगी आपकी, और उन्हीं को रियल रूट्स बोलते हैं, पता है ना, ठीक है। तो यहां पे दो अलग अलग रूट आएंगे। मान लो d इक्वल टू 0 है, d की वैल्यू 0 है और a आपका नेगेटिव है, तो ये ऐसे कट करेगा और इस पॉइंट पर x1 x2 आएंगे आपके। ओके मान लो a जो x है आपका वो आया ही नहीं, अरे नो रियल रूट्स है ना, d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास रूट होंगे नहीं, लेकिन ग्राफ तो बनेगा, x एक्सिस को नहीं कट करेगा लेकिन ग्राफ तो होगा, और कैसा होगा, उल्टा उल्टा गोला हो रहा होगा क्योंकि a नेगेटिव है यहां पे। तो समझे a और d से आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाते हैं। ओके तो आपको रूट पता करना है, रूट पता करने के लिए मैंने तरीका बताया ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इससे तो आप क्या निकाल पाओगे, रूट पता कर पाओगे, मतलब x की वैल्यूज पता कर पाओगे, समझे। और
ए से, सिर्फ ए से पता कर पाओगे कि वो ऊपर खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, ए पॉजिटिव तो ऊपर, ए नेगेटिव तो नीचे। और रूट से पता चलेगा कि वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, कट कर रहा भी या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो क्या एक पॉइंट पे कर रहा है या दो पॉइंटों पे कर रहा है या बिल्कुल ही नहीं कर रहा, वो डिफाइन करता है हमारा डी। ध्यान रखना, समझ गए? तो डी से पता करेंगे कितने बार कट करेगा या कट करेगा भी या नहीं करेगा। ओके, चलो, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका यहां पे एसएस ले लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या करना है पता है ना, ग्राफ ड्रॉ करना है, तीनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, और रूट्स निकालने हैं, मतलब x1 x2 निकालने हैं, पता करना है कहां पे कट कर रहा है। ठीक है, और डी की वैल्यू ये भी ना पता चले ना तो डी की वैल्यू पता कर लेना। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन है या इक्वल टू है। ठीक है भाई, जीरो से ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। इससे आप पता कर पाओगे ग्राफ की कहां कट कर रहा है नहीं कर रहा, और इससे पता कर पाओगे ग्राफ आपका उल्टा है या सीधा है। ओके, ठीक है। बोले सर एक तो बता दो कम से कम। चलो एक बता देता हूं मैं, इसका सेकंड वाला बता देता हूं। ठीक है मैम, देखो ए की वैल्यू क्या है, यहां पे इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, ये एग्जाम्पल 2 मैं बता देता हूं। तो यहां पे सर ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, इससे तो पता चल गया सर कि सीधा रहेगा पैराबोला, आपका जो भी ग्राफ होएगा वो सीधा रहेगा। ओके सर, ये रूट वूट निकालने के लिए इतना कौन करेगा, सिर्फ ग्राफ ही तो बनाना है, तो क्यों ना सर हम डी से ही पता कर ले। हाँ कर लो, डी इक्वल टू हमें पता है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे हाँ सर, तो बी क्या है यहां पे बताओ। सर बी है 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है सर। 4 ए क्या है यहाँ पे, ए 1 है, और सी क्या है सर 16 है। तो यहाँ पे 64 माइनस 64, अरे सर डी की वैल्यू तो जीरो आ गई सर। अरे जीरो पे इक्वल रूट आते थे, इक्वल रूट, और इक्वल रूट कहां पे मिलते थे, जब पैराबोला सिर्फ जस्ट टच कर रहा हो एक्स एक्सिस को, है ना। तो सर इसका तो ग्राफ हमें दिख रहा है इस तरीके से कुछ बनने वाला है, ऐसा ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा और एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट है x1 x2। सर ये ग्राफ होएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, सर ये आंसर आएगा उसका, समझे। तो ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है, आ जाओ, चलो चलो आगे। अब आता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब बाइनोमियल उसी में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी दो वेरिएबल्स या फिर दो नंबर्स का जो होल स्क्वायर होता है, मतलब जो भी पावर एन हो, ठीक है, तो उन सभी को बाइनोमियल की फॉर्म में हम लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सारे के सारे बाइनोमियल्स ही है, ध्यान रखना। ओके, ये सभी बाइनोमियल्स में ही काउंट होते हैं, ध्यान रखना। जो भी ये है ना, ये सारे बाइनोमियल्स में ही काउंट होते हैं आपको। ठीक है, तो इस बाइनोमियल को ओपन करने का तरीका क्या है सर, ये जो बाइनोमियल है, मान लो a प्लस बी की पावर, मान लो a प्लस बी की पावर n है, तो आप यहां पे लिख पाते हो, देखो पहले ये जो n है ना, पहले इस पे नंबर पे जाता है a पे, तो a की पावर n होता है। फिर दूसरी टर्म में हम ये n को आगे लिखते हैं और एक पावर कम करते जाते हैं और b की पावर बढ़ाते जाते हैं। फिर आगे दूसरा नंबर क्या लिखोगे कि सर इसका n का फैक्टोरियल होता रहता है, फिर ध्यान रखना। ठीक है, मतलब n ऐसे इस तरीके से, देखो ये ऊपर टर्म लिखी हुई ना, इस तरीके से बाइनोमियल टर्म्स होती है। लेकिन अपने को इतना इतना डीप में नहीं जाना कि बाइनोमियल क्या है क्या नहीं, जो हमारे फिजिक्स में काम आएगा ना उसके हिसाब से काम करना है अपने को। ओके, तो जरा देखो ये a प्लस बी है ना, तो a की पावर n, जूम कर देता हूं मैं थोड़ा, देखो ये दिख रहा है आपको, तो ये a की पावर n होता है, फिर n माइनस 1 b की पावर 1 हो जाता है, फिर यहां पे इसका फैक्टोरियल होता है n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, और
ए की पावर क्या होता है, ए की पावर होता है कम होता जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे 1 हुआ था ना n-1, तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा और b की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब a की पावर तो घटती जाती है और b की पावर बढ़ती जाती है और ऐसा चलता जाता है लास्ट तक, ध्यान रखना। इस तरीके से चलता रहता है ऐसे, और चलता ही रहता है ये, ठीक है। लास्ट में जाके b की पावर तो n हो जाती है और a की पावर 0 हो जाती है, मतलब लास्ट टर्म जो भी मिलेगी ना वो इस तरीके से मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये बाइनोमियल्स में होता है। तो बोले सर ये आपको याद थोड़ी रखना, नहीं ये याद नहीं रखना है अपने को। फिजिक्स में जो ये इसके आगे वाली टर्म्स है ना वो याद रखनी है। मतलब a की वैल्यू मान लो 1 आ गई, तो 1 प्लस x की पावर का सर कैसे ओपन करेंगे हम, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 की पावर n, तो वो 1 ही आएगा। मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि सर 1 प्लस एक्स की पावर n को कैसे ओपन करेंगे हम, सर ओपन करेंगे 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n-1 n-1 अपॉन 2 इंटू 1 और x स्क्वायर प्लस फिर ऐसे चलता रहेगा n-1 n-1 n-2 अपॉन वही 3 2 1 और इधर x क्यूब, ऐसे चलता रहता है, आगे तक चलता रहता है। तो इतनी टर्म्स अपने को याद नहीं रखनी, अपने को अप्रोक्सीमेशन लगना है। मतलब यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से लेना है कि जब भी इस तरीके की कोई वैल्यूज हो तो ध्यान रखना x यदि आपका बहुत छोटा है 1 के कंपैरिजन में, तो हम अप्रोक्स सारी वैल्यूज, क्योंकि देखो ये जो अपनी जो टर्म लिखी हुई ना ये इधर से अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, मतलब इधर देखो अब ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो जैसे जैसे हमें ना हमारी टर्म्स बढ़ती जाती है ना उनकी वैल्यूज बहुत छोटी होती जाती है। जब x की वैल्यू बहुत छोटी होती है ना तो ये जो टर्म्स है ना ये छोटी होती जाती है। मतलब फर्स्ट, फिर ये और भी छोटी, फिर ये और छोटी, फिर थर्ड टर्म तो और भी छोटी, मतलब 4 टर्म और छोटी, ऐसे छोटी होती जाती है। तो हम क्या करते हैं इसमें बाइनोमियल की बाइनोमियल लगाते हैं। बाइनोमियल कैसे, अप्रोक्सीमेशन। तो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन देखना है, कंप्लीट बाइनोमियल नहीं देखना है ना, वो मैथ्स वाले अपने मैथमेटिक्स में देखेंगे। तो हमारे फिजिक्स में कैसे आती है, सर हम x को 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है तो हम डायरेक्ट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ही याद रखते हैं, बस इतना सा बाइनोमियल याद रखते हैं और बाकी की आगे वाली वैल्यूज को, आगे वाली सभी टर्म्स को जीरो कर देते हैं, नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन तरीका है, ध्यान रखना। ओके, तो अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स हो सकती है, हो सकता है सर x बहुत छोटा हो 1 से और आपके पास लिखा हुआ हो 1 x की पावर n हो, तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट 1 प्लस एन एक्स। जो n है ना पावर का वो ऊपर नीचे उठ के आ जाता है और इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे मान लो ऐसा हो 1 माइनस एक्स की पावर n हो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इसका अप्रोक्स कितना लिख देंगे 1 nx, सिंपल 1 माइनस एन एक्स। अरे n आके मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर ऊपर पावर से उड़ के आया, नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। मान लो यहाँ पे ऐसा हो कि सर 1 प्लस एक्स की पावर नेगेटिव पावर हो, तो अरे नेगेटिव पावर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पावर को लाके मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सर लिखेंगे हम 1 इंटू माइनस एन इंटू एक्स। अच्छा, ये ऊपर वाली टर्म की जैसे होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। यदि यहाँ पे ऐसा भी हो तो माइनस एक्स और माइनस ही पावर हो, माइनस एन हो, तो सर क्या करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एन को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब एन एक्स हो जाएगा। मतलब ये वाली टर्म की तरह हो जाएगा, ये जैसे ये इसकी टर्म की तरह हो रहा था तो ये सिमिलर टर्म्स हो जाती है। तो ये करने होते हैं हमें बस ओनली, ये बाइनोमियल के एक्सप्रेशन है जो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम फिजिक्स में, ध्यान रखना। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, शर्त क्या होनी चाहिए इसका, कि जो x है वो बहुत छोटा होना चाहिए 1 के कंपैरिजन। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। सर ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है, अरे देखो क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। मान लो मैं लिखूं 1.01 की क्यूब लिखना है सर, मेरे को इसका क्यूब करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पे क्या लिखा मैंने, 1.01 की पावर क्यूब है ना, तो सर इसका आप बताओ, इसका सॉल्यूशन करके दिखाओ। तो देखो ऐसी टर्म्स आए आपके पास 1.01 का क्यूब, तो आप यहां पे इसको ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे
1 प्लस 0.01 का क्यूब, अरे ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये क्या x को डिनोट कर रहा है? अरे हाँ सर, 1 प्लस ये ऐसी फॉर्म को दिखा रहा है जो हम लिखते थे 1 प्लस एक्स की पावर n वाला, है ना, जहां पे x 1 के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए, और देखो छोटा ही है, 0.01 छोटा ही है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 0.01। अरे हाँ सर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.03 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.03, ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। अरे वाह सर, ये तो बड़ी काम की चीज है। तो कोई भी ऐसे पॉइंटों में हो और क्यूब व्यूब हो, पावर नेगेटिव भी हो ना, तो भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने समझा दिया आपको, बाकी आप डीपीपी के क्वेश्चन लगाना, वहां पे आपको आ जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट। अब यहां से हम लोगरिथम देखेंगे। चलो लोगरिथम की लेक्चर नंबर 4 में देखते हैं अभी, ठीक है। अभी ये बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये फॉर्मूले वगैरह ये सारी चीजें देख लेना आप, है ना। ओके, लॉगरिथम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, यहां तक कि सभी डीपीपीज वगैरह लगा लेना। ओके चलो।